अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इस 8वें अधिवेशन में आज के इस अष्टम सत्र के मंचासीन हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय जेपी सिंघल जी, आदरणीय श्रीमती निर्मला यादव जी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय शिवानंद जी सिंदनखेरा संगठन के महामंत्री, आदरणीय नारायणलाल जी गुप्ता संगठन के अतिरिक्त महामंत्री उच्च शिक्षा और संचालनकर्ता बंधु, हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यह वैचारिक अधिष्ठान को लेकर भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षकों के क्षेत्र में निरंतर आप सब लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से कार्य कर रहा है। उच्च शिक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी आदरणीय नारायणलाल जी ने आपको दी। स्कूल शिक्षा के बारे में भी हमारे देश भर में और अन्य अन्य राज्यों में राज्यों की अपनी अलग समस्याएं हैं और केंद्र से संबंधित शिक्षण संस्थाओं की अपनी अलग समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए हम सब लोग जो यहां पर पूरे देश भर से आए हैं, जो जिला स्तर से लेकर तो राष्ट्रीय स्तर के हमारे समितियों का, संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं, हम हमारे जो जिस क्षेत्र का हम नेतृत्व करते हैं वहां की स्थानीय समस्या से लेकर तो राज्यों की प्रांतीय समस्याएं और साथ ही साथ फिर जो समस्याएं राज्यों से चलकर देश तक आती है उसके बारे में भी बात करते हैं। हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय जेपी सिंघल जी और महामंत्री जी आदरणीय सिंदनखेरा जी के साथ साथ हमारे संगठन मंत्री द्वय आदरणीय महेंद्र कपूर जी और सह संगठन मंत्री आदरणीय डी लक्ष्मण जी के नेतृत्व में आप सब लोगों के सहयोग से यह संगठन निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है और जैसा कि हम 2025 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, एक लक्ष्य बिंदु लेकर चल रहे हैं, वहां तक हमें क्या क्या करना है। 1978 से लेकर आज तक हम इस संगठन यात्रा में जो लक्ष्यों को लेकर चले थे, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम कहां तक सफल हुए हैं और आगे हमारा रोड मैप क्या होगा, इसका बारे में भी हम सब लोग निरंतर गति से चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जहां तक स्कूल एजुकेशन की समस्याओं के बारे में आप सब लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो हम केंद्रीय स्तर पर संकलित करते हैं राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर के साथ और समय समय पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों से, माननीय मंत्री महोदय से सबसे चर्चा करते हैं। केंद्र स्तर पर पिछले 27 जुलाई को आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में हमारा एक डेलीगेशन माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से नई दिल्ली में भेंट वार्ता हुई थी। उनके निवास पर बड़ी गंभीर और विस्तृत सारगर्भित चर्चा हम सब लोगों के समस्याओं पर हुई। उन समस्याओं पर कुछ समस्याओं के बारे में मैं आपको महासंघ ने जो बातचीत चर्चा की उसका कुछ संक्षिप्त सार आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सबसे प्रथम हमने
जैसे कि समस्त राज्यों से एक बड़ी और महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या और चिंतन करने वाली समस्या जो पूरे देश भर में आज है, वो है ओपीएस की समस्या, ओल्ड पेंशन स्कीम। क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम कहीं ना कहीं कार्मिकों के मन में, शिक्षकों के मन में जगह नहीं बना पाई। वह समस्या कहीं ना कहीं हमें अहितकारी या वृद्धावस्था की जो साधन होती है, जो सहारा होती है, उसे पूर्ण करने में अपर्याप्त सिद्ध हुई। अन्य अन्य राज्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई कि सेवानिवृत्ति के पश्चात कहीं 1200 रुपये, कहीं 800 रुपये, कहीं 2000 रुपये इस प्रकार से पेंशन स्थापित हुई, जो कि जीवन निर्वाह के लिए अपर्याप्त है। माननीय मंत्री जी को इस समस्या से अवगत कराया गया और उन्होंने उसका संक्षिप्त बड़े गंभीरता से सुनकर कहा कि यह समस्या जो है वित्त से संबंधित है और माननीय प्रधानमंत्री जी ही इस पर अपना घोषणा या अपना अभिमत जारी कर सकते हैं। लेकिन उनके मनस्थिति से वे हमारी भावना से अवगत हुए और इस संबंध में वे अपने सामर्थ्य का प्रयोग केंद्र सरकार के साथ करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। इसके पश्चात नवीन शिक्षा नीति के बारे में बस विस्तृत चर्चा हुई। नवीन शिक्षा नीति किस प्रकार जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर लागू हो रही है, गैर बीजेपी शासित राज्यों में कई लागू करने में उसमें दिक्कतें आ रही हैं, इसके बारे में उनसे विस्तृत चर्चा की गई। राज्य एनईपी 2020 लागू करने के लिए उन बिंदुओं को जो कि अनार्थिक है और जो उनके काम के हैं, उन्हें तो आसानी से लागू कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे जो कि शिक्षकों के हित में और अन्य हित में है, उन्हें लागू करने के लिए कई अर्थाभाव के कारण, किसी और के कारण वे उसे दिक्कत दे रहे हैं। इस प्रकार की चर्चा उनसे की गई। उन्होंने कहा इसके बारे में वे अपना गाइडलाइन जारी करेंगे। जैसा कि पहले भी कहा कि समवर्ती क्षेत्र में आता है, इसलिए वे दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगले विषय पर बातचीत हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है और उन्होंने कहा है कि 6% जीडीपी का वे शिक्षा के खर्च के लिए व्यय करेंगे, लेकिन अभी 6% राशि व्यय नहीं हो पा रही है। काफी उसमें कम अंशदान शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हो रहा है। इस स्थिति में भी उन्होंने चर्चा की और संगठन की बात को गंभीरता से सुना। संगठन ने, महासंघ ने आगे कहा कि देश भर में शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियों की व्यवस्था अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में है। नियमित शिक्षकों की भर्ती की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पढ़े लिखे युवाओं का अन्य अन्य सरकारें शोषण करती है। ऐसी स्थिति में जितने भी रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों पर सरकार जो भर्तियां करे वो नियमित भर्तियां करे और पूर्ण वेतनमान पर भर्तियां करे। इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार की बात उनसे की। इसको भी उन्होंने स्वीकार किया, बात को गंभीरता से सुना और दिशा निर्देश जारी करने की, गाइडलाइन जारी करने की बात कही। आगे हमने महासंघ की ओर से उनसे बातचीत की कि कैशलेस मेडिकल व्यवस्था शिक्षकों के इलाज के लिए लागू की जाए, क्योंकि आजकल गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने पर अचानक आर्थिक विपन्नता के कारण कई बार दिक्कतें हो जाती है।
ऐसे में अगर कैशलेस व्यवस्था हो तो अच्छा रहेगा, यह मांग हमने रखी। अन्य राज्यों में सेवानिवृत्ति की आयु अलग अलग है, कहीं 56 है, कहीं 58 है, कहीं 60 है, कहीं 62 है। हमने उनसे कहा कि इसमें एकरूपता लाई जाना चाहिए और संगठन अपना मत अपने प्रस्ताव के माध्यम से व्यक्त कर चुका है कि सारे देश में शिक्षकों के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जाए, ऐसा हमने उनके सामने बात रखी। और अगली चर्चा में गैर शिक्षकीय कार्यों से मुक्त किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार भी समय समय पर आदेश जारी करती है, लेकिन चुनाव आयोग और जो राजस्व अधिकारी होते हैं वे अपने अर्थक उससे निकालते हैं, और बीएलओ से लेकर और जितने ऐसे कई गैर शिक्षकीय कार्य हैं जिसमें शिक्षकों को लगा दे, जिसमें जो अपेक्षा हमें शिक्षकों से की जाती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो देने में कहीं न कहीं हम पीछे रह जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए इस बिंदु को भी उनके सामने रखा गया। मिड डे मील की व्यवस्था को सुसंगत बनाया जाए, शिक्षकों को उस व्यवस्था से मुक्त किया जाए, यह चर्चा भी उनसे की गई। आगे 1:30 छात्र के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था देश भर में लागू हो, और साथ ही साथ जिस प्रकार हम किसी वाहन को बिना ड्राइवर के रवाना नहीं कर सकते, उसमें ड्राइवर जरूरी होता है, इसी प्रकार जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे प्राथमिक शाला हो, माध्यमिक शाला हो, हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी स्कूल हो, संस्था प्रधान विहीन नहीं होना चाहिए। वहां पर संस्था प्रधान या प्राचार्य का पद सृजित होके उस पे नियुक्ति हो, और साथ में जितनी कक्षाएं हैं उतनी शिक्षकों की व्यवस्था हो, यह भी उनसे बात की गई। योग्यताधारी शिक्षकों को पदोन्नति दी जाए, साथ ही साथ शिक्षा के व्यापारीकरण को रोका जाए, इस विषय पर भी चर्चा हुई। आयकर की सीमा अब कई वर्षों से नहीं बढ़ी है, और लगभग सभी बड़ा वर्ग शिक्षकों का लगभग पूरा वर्ग जो नियमित वेतनमान में है, आयकर बड़ी मात्रा में पे कर रहा है। कहीं न कहीं उनका दुख है, इसलिए हमने निवेदन किया कि आयकर की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 8 लाख तभी की जाए, या उससे अधिक उसे बढ़ाई जाए। एनईपी के आधार पर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, इस बारे में भी चर्चा की गई। जिन राज्यों में विधान परिषद है, उन राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को मताधिकार का अधिकार नहीं है, तो मताधिकार का अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि शिक्षकों को मताधिकार मिलेगा तो उनकी पूछपरख उस क्षेत्र में बढ़ेगी, और इसलिए उन्हें मताधिकार का अधिकार दिया जाए, क्योंकि वो शिक्षक विधान परिषद के सदस्य होते हैं। एक और बात पर उनसे ध्यान आकर्षित किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति यह एक शासकीय अनुकंपा दया का एक आधार है, क्योंकि शासकीय नियुक्ति में व्यक्ति इसीलिए ज्वाइन करता है सोचकर कि मेरा वृद्धावस्था ठीक रहेगी, पेंशन मिलेगी, और कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो अनुकंपा मिलेगी, मेरा परिवार सही तरीके से चलेगा। लेकिन कई राज्यों में अनुकंपा की जो शर्तें हैं वो कठिन है, उनमें कई शर्तें लगा के रखी हैं, जैसे कि टेट की परीक्षा पास करना पड़ेगी, और साथ ही साथ बीएड वगैरह बीटीआई इस प्रकार करना पड़ेगा, ऐसी कई शर्त लगाई है। तो हमने कहा कि ये शर्त बाद में पूरी की जा सकती है,
पहले अनुकंपा नियुक्ति दी जाना चाहिए। स्वायत्त और वित्त पोषित जो संस्थाएं होती है, उनके शिक्षकों का शोषण वे जो संस्था के मालिक या संचालक होते हैं वो करते हैं। इसलिए उनके लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाए ताकि ये इस व्यवस्था को सुचारू रूप से और अच्छा चलाया जाए। कोविड के काल के पश्चात देश में अब समस्याएं धीरे धीरे सामान्य होते चली जा रही है। अतः कई राज्यों ने कर्मचारियों का और शिक्षकों का वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता रोक लगा दी है। उसके बारे में भी ये चर्चा की गई कि ये रोक को हटाया जाए और उसको अब जारी किया जाए और साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों का एरियर्स का भी भुगतान किया जाए। चाइल्ड केयर लीव के स्थान पर महिलाओं को फैमिली केयर लीव की व्यवस्था की जाए ताकि इस व्यवस्था को भी सुचारू और सुसंगत किया जाए। ऐसी कई बातों पर उनसे चर्चा हुई और माननीय मंत्री महोदय जी ने हमारी चर्चा को बहुत ही गंभीरता से सुना और आने वाले समय में उसके चर्चा के परिणाम स्वरूप जो बिंदु उनके अधिकार स्वरूप है उन पर तो वो जल्दी ही आने वाले समय में शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के केंद्रीय मंत्रालय के उच्चस्थ अधिकारियों के साथ संगठन के महासंघ के पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जिन बिंदुओं को राज्यों से संबंधित है उन्हें उन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। और बहुत ही व्यवस्थित रूप से यह बैठक, सार्थक रूप से यह बैठक संपन्न हुई। बंधुओं, और भी कई बातों पर चर्चा हुई। ये प्रमुख बातें मैंने महासंघ की ओर से जो वहां हुई आपके सामने रखी। हम कई बातों पर अध्ययन नहीं करते हैं, जैसे एनईपी रेगुलेशन के स्कूल शिक्षा के भी कई ड्राफ्ट और रेगुलेशन आजकल पास होते रहते हैं, उसके ऑर्डर्स जारी होते रहते हैं, लेकिन हम इंटरनेट नहीं देखते, ऑर्डर्स नहीं देखते, उसे सर्च नहीं करते, पढ़ते नहीं। हम एक विचार परिवार के महासंघ के सदस्य हैं और जब तक हम जागृत नहीं होंगे तो हम नेतृत्व करने में कहीं ना कहीं अक्षम अपने आप को साबित करेंगे। तो बंधुओं, मेरा निवेदन है कि शासन के जो आदेश प्रसारित होते रहते हैं, वो चाहे केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हो, उनका अध्ययन करना, उनके अच्छाइयों को और उनके कमियों को निकालना और उसके पश्चात उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों से, संबंधित सरकारों से चर्चा करना भी हमारे दायित्व में आता है। तो मेरा निवेदन है, भविष्य में आप इस प्रकार के आजकल सभी आदेश नेट पर आते हैं, हमारे वेबसाइट पर रहते हैं, उससे देखकर हम उसका अध्ययन करें और हमारे जो कर्तव्य है उसका पालन करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार से आप सब लोगों का सामर्थ्य, सहयोग अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के साथ मिलेगा। इसी आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।